जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने चैप्टर 1 कर लिया है साइंस का क्लास 10 का। ठीक, आज हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं इन डिटेल में। और अगर ये लेक्चर लंबा होगा तो हम 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर ये सही तरीके से चलता रहा और समझाने में बिल्कुल उतना ही टाइम लगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो हम 1 पार्ट में भी इसको 1 शॉट में भी निपटा सकते हैं। तो इसलिए मेरे साथ बने रहना, क्योंकि इन डिटेल लाइन टू लाइन आपको डिटेल में ये सारा का सारा चैप्टर समझाया जाएगा एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न 2024-2025 वाले पे। ठीक है, तो अच्छे से मेरे साथ बने रहना। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, जो बेसिक चीजें हैं वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो इसके बारे में, जैसे कि सोर एंड बिटर होते हैं एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होते हैं? सोर, बिटर इन टेस्ट, बेस, बी से बेस और बी से बिटर, सिंपल। तो एक और चीज आपने देखी होगी, जब हमारी फैमिली में कोई भी एसिडिटी वगैरह से प्रॉब्लमैटिक होता है तो हम उनको कुछ इनो वगैरह घोल के दे देते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं कि आप इसको पी लो तो ठीक हो जाओगे। जैसे कि विनेगर घोल के दे दिया, या फिर बेकिंग सोडा दे दिया, लेमन जूस दे दिया, तो उनसे उसकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। ठीक, इन सब चीजों को, जो भी एसिडिटी को सही करते हैं, उनको हम एंटा एसिड भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब होता क्या है, एसिड जो है हमारे पेट में, जब एसिड ज़्यादा बढ़ गया है या एसिडिटी होती है, तो हम उनको कोई बेसिक सॉल्यूशन जो कि पीने लायक हो, पीने लायक, ठीक है, पीने लायक होना चाहिए, सारे ही नहीं पिला सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल जो प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है वो सोर होते हैं और बेस बिटर होते हैं। अब हम उनके पीएच के बारे में बात करते हैं कि एसिड सोर तो होते हैं टेस्ट में, और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एक चीज याद रखो, सिंपल समझाने की कोशिश पूरी रहेगी, आपको बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है। जैसे कि रेड जो साइन है वो किसका है? डेंजर का। डेंजर मतलब खतरा, और जहां भी एसिड हो वो भी क्या है? खतरा, डेंजर। ठीक है, जैसे आपके घर में टॉयलेट क्लीनर वगैरह यूज किए जाते होंगे, तो तेजाब वगैरह डालते हैं ना, वो भी क्या है, एकदम आपको झाग झाग सा महसूस होता होगा, धुआं धुआं सा रहता होगा, तो वो सब क्या है? एसिड मतलब डेंजर, रेड। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो पीएच का कलर है वो ये रेड कर देगा। अगर ब्लू है तो रेड कर देगा, रेड है तो रेड का रेड ही रखेंगे। बस मैंने आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से बताया था कि केमिस्ट्री में बस आपको एक चीज याद करनी है, और जो दूसरी है ना ऑटोमेटिक, वो याद होगी। सेकंड जो है वो ऑटोमेटिक होगी। दोनों को याद करने बैठोगे तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बेस का सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। बस आपको किसका याद करना है? एसिड का याद कर लेना है। बेसिस जो है वो बिटर होते हैं, चेंज द कलर रेड टू ब्लू। बस आपको याद रखना है एसिड, एसिड मतलब रेड, खतरा, बस रेड कलर को पकड़ के रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे कि ये करी का कोई निशान लग जाता है, तो अगर हम उसको सोप से रब कर देते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब बेसिक नेचर के कारण होता है। उसके बाद 2 तरह के इंडिकेटर आते हैं हमारे, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। जहां भी आपको सिंथेटिक वर्ड मिले ना, सिंथेटिक, वो सारे के सारे होते हैं मैन मेड। कैसे होते हैं? मैन मेड। उनको तैयार किया जाता है केमिकली, राइट। और ये क्या है? हमारे नेचुरल, जो कि हमें प्रकृति से नेचुरली मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, सारी चीजें टेंशन मत लेना। ठीक, इस चैप्टर में हम एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा आपको बताया गया है, और ईच अदर इफेक्ट क्या होगा, सारी की सारी रिएक्शंस। देखो, एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रिएक्शन, बस। और उसके लास्ट में है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस तो ऐसी करा दूंगा आपको कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलिए आगे करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद, देखो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की ना कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, लाइन बाय लाइन आपको ना अच्छे से सब पता होना चाहिए। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? एक पर्पल डाई है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है किससे? लाइकन से। एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन का है। ये हम जब बायो पढ़ेंगे तब समझेंगे कि डिवीजन वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो कलर पर्पल का पर्पल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसी तरीके से नेचुरल इंडिकेटर हमें बता रखे हैं कुछ, कैबेज लीव, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम। ये सारे क्या है? एसिड और बेस बताने के काम आते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, सिंपली कॉल्ड
इंडिकेटर्स, ठीक। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है, ये आपके पास आ जाता है, व्हाट आर या इज इंडिकेटर, ठीक, इंडिकेटर एंड स्टेट इट्स टाइप्स, राइट। तो ये आपके पास आ जाता है, तो आपको इंडिकेटर लिखना है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। और स्टेट इट्स टाइप आ जाए तो आपको उसे बताना है, टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में आप एग्जांपल दे सकते हो, टर्मरिक का दे सकते हो, और रेड कैबेज का आपको ऊपर एग्जांपल मिल गया। और आप सिंथेटिक में दे सकते हो, फिनोफ्थलीन दे सकते हो। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, फिनोफ्थलीन में हम पढ़ेंगे, पीएच का भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ये आपको 3 टेस्ट ट्यूब अगर दे दी जाए, जिसमें एक डिस्टिल वाटर है और एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है। इफ यू आर गिवन रेड लिटमस पेपर, कंटेंट कैसे कैसे चेंज हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया। रेड लिटमस पेपर है, पहले ना ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना उसको ध्यान से समझ लेना है। हमें रेड लिटमस पेपर गिवन है, अगर एसिड में डालेंगे तो रेड रेड ही रहेगा, तो मतलब नो चेंज। और बेस के लिए क्या है भाई, सिंपल है, बेस का क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू कलर, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से बिटर, ठीक है। और जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर, इसका पीएच रहता है 7, ठीक है, इसमें भी नो चेंज, कोई चेंज ये भी नहीं डालेगा, सिंपल। चले आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ कुछ। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से बताया था, 3 इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, याद रखना। देखो केमिस्ट्री ना इज लाइक कुछ कुछ फिक्स चीजें हैं, जस्ट लाइक मैथ्स और योर फिजिक्स, कि आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे 3 हैं जो हमें पता होने चाहिए, HCl, HNO3, H2SO4, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा जितने भी एसिड आपको मिलेंगे वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगे, वीक। इसमें वीक, बस ये याद रखना। हमें एक, अब ये एक्टिविटी ध्यान से समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, स्ट्रॉन्ग हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, स्ट्रॉन्ग हो गया, नाइट्रिक एसिड दिया है, स्ट्रॉन्ग हो गया, एसिटिक एसिड दिया है, हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी, हमें एक चीज याद रखनी है, एसिड में जो आपको 10th लेवल पे पढ़ना है, H पॉजिटिव आयन और बेस में OH नेगेटिव, ठीक, हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, बस ये याद रखना है। जहां भी तुम्हें OH दिखे, जहां भी तुम्हें OH दिखे तो वो किस कैटेगरी के हैं, बेस। जहां पे H पॉजिटिव, मैंने तुम्हें एक ही चीज बता दी है। इसके अलावा OH नेगेटिव के अलावा जो भी दिखेंगे सारे सारे हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे, H पॉजिटिव वाले एसिड की कैटेगरी में, ठीक। तो हमें जितनी भी ये सब चीजें दी हुई हैं, या तो वो एसिड है या फिर बेस है, राइट। आ जाते हैं यहाँ पे रेड लिटमस के लिए, मैंने आपको बताया रेड जो है, रेड रेड ही रहेगा इसमें सभी एसिड्स में, राइट। तो उसमें नो चेंज आएगा। और रेड ब्लू हो जाएगा इसमें सारे के सारे बेसिस में, राइट। चलिए, और उल्टा हो जाएगा किसमें, बेस में। रेड लिटमस में आ जाएंगे, ब्लू कलर हो जाएगा, और ब्लू ब्लू ही रहेगा, ये आप समझ जाओगे, या नो चेंज, राइट। अब आ जाते हैं फिनोफ्थिलीन। देखो फिनोफ्थिलीन ना आपने किसी किसी मूवीज में भी देखा होगा कि अगर हमें पकड़ना होता है, किसी भी रिश्वत लेते हुए किसी पर्सन को पकड़ना है, तो क्या करते हैं, जो नोटों का बंडल उसको दिया जाता है, उसको बेस में डिप कर दिया जाता है और वो उसे दे दिया जाता है। फिर जब उसे पकड़ना होता है तो हम उसके हाथ जो होते हैं वो फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और वो सारा का सारा किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो नोट है उसमें एज अ रिश्वत लिए है, ब्राइब ली है, राइट। तो यही चीज समझनी है कि जो फिनोफ्थिलीन है, ठीक, फिनोफ्थिलीन जो है बेस में कैसा है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। बेस में कलरलेस सॉल्यूशन पिंक हो जाता है, कैसा हो जाता है,
पिंक, लेकिन एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, राइट। चलिए, मिथाइल ऑरेंज जो है क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर का हो जाएगा किसमें, एसिड में, और नो चेंज आएगा तुम्हारा, या येलो कलर रहेगा किसमें, बेस में, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर द एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज वाले हैं तो ये सारे सारे, कुछ होते हैं जो अब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल उनकी गायब कर देंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि क्या है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर स्मेल वाला इंडिकेटर है तो ऑल्फैक्टरी, और कलर वाले हैं तो ये सारे सारे आपका लिटमस हो गए, रेड ब्लू तरह के, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, राइट। ये एक और एक्टिविटी है आपकी। एक प्लास्टिक बैग में आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसके साथ में ही कुछ उसको टाइटली बंद कर देना है और फ्रिज में रख देना है। अब और साथ में आपको अनियन के पीसेस भी इसमें डाल देने हैं और उसको बंद करके फ्रिज में डाल देना है। अब उसके बाद 2 स्ट्रिप्स उसमें से निकाल लेनी है और उनका ऑर्डर चेक करना है। क्या चेक करनी है, उनकी स्मेल, ठीक। अब कीप देम इन अ क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl एंड NaOH, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। उसके बाद है सेम को फिर धो देना है, उसके बाद वेनिला एसेंस डाल देना, क्लोव ऑयल डाल देना, फिर टेक सम डाइल्यूट HCl इन 1, और ये सारी सारी चीज़ें देखो सिंपल है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जहाँ एसिड है HCl वहाँ पे तो नो चेंज आएगा। उसके बाद जितने भी, चाहे अनियन वाला है, अनियन की स्मेल है, चाहे वेनिला एसेंस है, या फिर क्लोव ऑयल है, इनका जो एसेंस है, इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी जब NaOH डाला जाएगा, सिंपल। चले आगे बढ़े। तो इसका मतलब वेनिला, ऑनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, पेपर में आ जाए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल, तो आप दे सकते हैं क्या, वेनिला और अनियन या क्लोव, राइट। चले आगे बढ़े। उसके बाद फिर से एक और आ जाती है आपकी ये एक्टिविटी 2.3। देखो, जिंक ग्रेनुअल्स है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर 3rd चैप्टर में फिर से बताऊंगा, और आज फिर बता रहा हूं कि जब भी मेटल है, क्या है, मेटल है, HCl से रिएक्ट करे, H2SO4 से रिएक्ट करे, या फिर HNO3 से रिएक्ट करे, किसी भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका जो ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, और नेगेटिव पार्ट की एक प्रॉपर आपके पास स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिए थे कि कौन कौन से आपको नेगेटिव पार्ट याद करने हैं और कौन से पॉजिटिव याद करने हैं। तो जिंक इसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन में है ZnSO4 और H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2। किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा जब भी मेटल, मेटल 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 याद रखना, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन है हाइड्रोजन। फटाफट वो हाइड्रोजन को वहां से बाहर भगा देगा, और उसके जो नेगेटिव पार्ट है, सल्फेट है तो सल्फेट बन जाएगा, NO3 है तो नाइट्रेट बन जाएगा, Cl है तो क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल। ZnSO4 प्लस H2। अब हमें गैस निकलती है, हमें पता लग गई ये। अब क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल। जिंक ग्रेनुअल के सरफेस पे एक गैस निकलती हुई हमें नजर आई, कौन सी, H2, राइट। अब पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में क्या होगा, बबल्स बनते नजर आ जाएंगे हमें, किसके, हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस के कारण उसमें बबल बनते नजर आ जाएंगे। उसके बाद वाई आर बबल्स फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के कारण। और उसके बाद जैसे ही हम उसको किसके पास ले जाते हैं, कैंडल के पास, तो कैंडल वाले केस में क्या होगा, पॉपअप साउंड के साथ में कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। बस आपको बस ये याद रखना है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको
पता होनी चाहिए, सारी सारी ये आपको बता दी। बढ़िया से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाइड्रोजन गैस है, मैंने आपको पिछली बार में भी, पिछले चैप्टर में भी बता दिया था, चैप्टर नंबर 1, कि हाइड्रोजन गैस है वो पॉपअप साउंड के साथ, इसमें जब भी हम किसी कैंडल के पास बर्न करते हैं तो पॉपअप साउंड आती है, ये याद रखना। NO2 गैस जो है वो ब्राउन कलर देगी, CO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ये ना आपको लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, ये आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं मैं, ये याद रखना। यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, यही पूछा जाता है, राइट। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद रखो, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है, राइट। जिंक मेटल ले लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड डाल दिया, वार्म कर दीजिए, फिर क्या बनेगा, देखो ये रिएक्शन NaOH के साथ जिंक अगर मिलाया जाएगा तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है भाई, कि चाहे एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा हो या बेस के साथ रिएक्ट हो रहा हो, आपकी गैस निकलेगी हाइड्रोजन। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये नेम याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपको मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सीधे सीधे फॉर्मूले के साथ याद करो। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, ये याद रखना, ठीक। CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव चार्ज, और HCO3 के ऊपर -1। ये आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक स्क्रीन पर बता दिया था कौन कौन से याद करने, नहीं याद तो याद कर लेना मेरे भाई, याद कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। Na2CO3 को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, ये याद रखो, जो फिक्स चीजें हैं वो याद करो, चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दो चीजें तो निकलेंगी ही निकलेंगी। कौन सी? CO2 गैस और H2O, CO2 गैस और H2O, ये याद रखो। कार्बोनेट से याद रखना, CO3 जहां दिखे तो CO2 गैस तो निकालनी ही निकालनी है। अब जो एसिड पार्ट है, क्या है? एसिड। एसिड का जो हाइड्रोजन है वो भी तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन वाटर बना देगा। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन होगी एसिड के साथ, सिर्फ उस केसेस में आपको हाइड्रोजन गैस निकालनी है। बाकी में हाइड्रोजन का जो क्या होगा, बाकी में हाइड्रोजन में आपको वाटर ही बनता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आप इस बात को समझते जाओगे, ठीक है। ये फिक्स चीजें हैं। बाकी जो बच गया, सॉल्ट और सॉल्ट, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये देखो NaCl, ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद यही देखो CO2, अभी बताया CO2 गैस जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। मिल्की बना देगी मतलब व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। पिछली क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेना अच्छे से, उस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, सारी डिटेल में मैंने चीजें बताई हैं। अगर एक्सेस CO2 हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा? कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, क्या बोलेंगे इसको? बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत हो ना। बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? वो सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस। पहला कैसा था? मिल्की, जब CO2 लिमिटेड है, और जब एक्सेस ऑफ CO2 है तो सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है जी। ये मेन फार्मूला अपने पास जो याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं ईच अदर, ये यार पिछली क्लास की पुरानी वाली है। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट बन जाएगा और निकल जाएगा वाटर। बोला ना, वाटर, सिंपल याद रखना। एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और इस टाइप की रिएक्शन को, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एसिड का उल्टा होता है बेस, बेस का उल्टा है एसिड। ये आपस में उल्टे उल्टे जब टकराएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे?
न्यूट्रलाइज, क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, बस इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। NaOH सॉल्यूशन लिया, HCl डाला, ये करा। अब हमें एक चीज़ और याद करनी है, उसके बाद NaOH डाल दिया, फिर कलर ऑफ द फिनोक्सिलिन रीअपियर। देखो सबसे पहले NaOH सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर फिनोक्सिलिन डाल दिया। मैंने अभी तुम्हें बताया कि फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, पिंक। किस कलर का, पिंक। कब, बेस में, ठीक है। तो ये हो गया। HCl सॉल्यूशन अगर हमने डाला, ऐड HCl सॉल्यूशन टू द अबव ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्शन। HCl के ऐड करने पे क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। आपको ये याद रखना है, HCl के डालने पे कलरलेस हो जाएगा। अब कलरलेस डालने से क्या हुआ है, जो एक्सेस ऑफ HCl डाला है उसके कारण जो NaOH का नेचर है, NaOH है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम, और HCl ज़्यादा हो गया, इस कारण वो कलरलेस हो गया। उसके बाद NaOH डालने से क्या, पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। तो फिर से जब NaOH की एक्सेस हो जाएगा तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। बस सिंपल, आगे बढ़े। NaOH प्लस HCl फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O, बेस प्लस एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। ये फॉर्मूले हैं जैसे मैथ में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करा दें, किसके साथ, एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा देंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ये आपको बस इतना सा याद कर लेना है। अब एक चीज और, एक रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, मेटल ऑक्साइड और आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। क्या कहलाएंगे, इसको बेसिक ऑक्साइड कहा जाएगा। इस चीज को बस आपको याद रखना है। उसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे कि एक्टिविटी 2.5 ये है, उसमें हमने क्या करा था, ये वाली Na2CO3 लिया था, NaSCO3 लिया था। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। सिंस यू सो दैट रिएक्शन विद बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन हाइड्रोक्साइड, इसमें, और कार्बन हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये याद रखना है, आपको MCQ में पूछ सकता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार इसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी बस चैप्टर को समझ लो अच्छे से। व्हाई डू ऑल एसिड्स ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन आपको चीज दिखी है। चलिए ये देखो, एक्टिविटी, डायरेक्ट एक्टिविटी समझ लेते हैं। ग्लूकोज ले लो, अल्कोहल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। फिक्स 2 nails ऑफ द कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। उसके बाद कनेक्ट कर दो दोनों को 6 वोल्ट बैटरी के साथ में। नाउ पोर सम HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट। ये देखो, एक चीज याद रखना, देखो, the bulb will start glowing in case of acids, but you observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। देखो, अरे एक सेकेंड, कहाँ भाग रहा है, रुको रुको रुको। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आयंस के कारण ही हो सकती है। किसके कारण, आयंस के कारण। और आयंस तब होते हैं जब कोई भी चीज टूट रही है इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव्स में, एनायन या एंड कैटायन में। जब तक ये टूटेगी नहीं, डिसोसिएट नहीं होंगे, आयंस नहीं बनेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो बस यही चीज याद रखना है। ग्लूकोज जो है वो हो गया C6H12O6, नहीं डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव आयन में। उसके बाद में C2H5OH, यहां भी इजीली डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो इस कारण से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ electricity, electric current in the solution. The electric current is carried out by the acidic solution by ions। ये याद रखना है।
आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। एसिड कंटेनिंग H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड कैटायन, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव पार्ट को एनायन बोलते हैं। तो NO3 इन HNO3, SO4 2 नेगेटिव इन H2SO4, CH3CO नेगेटिव इन CH3COOH. Since the cation present in acids are H positive, this suggests that the acid will produce hydrogen gas. ये मैंने आपको बता ही दिया, हमेशा बताया है। Which are responsible for their acidic properties. तो मतलब H पॉजिटिव आयन का मतलब ही क्या है, एसिड, ठीक है। अब इसको फिर से OH नेगेटिव के साथ करने हैं, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे बस आयन हो जाएगा कौन सा, OH नेगेटिव। बाकी जो सारी थ्योरी है, कहानी है, किस्सा है, वो सारा सेम रहेगा। बस चलें आगे बढ़े। उसके बाद What happens to an acid or base in a water solution? वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो एक चीज याद रखना, जब वाटर की बात की जाती है, अभी हमने आयन का कॉन्सेप्ट कर लिया, तो वाटर में इजीली आयंस बन जाते हैं, डिसोसिएट हो जाएगा तो आयन बन जाएंगे। लेकिन ड्राई कंडीशन जब है ना, तो आयंस फॉर्म नहीं होते। तो जब वाटर लिक्विड स्टेट में है, इसमें लिक्विड स्टेट में है तो आयंस बनेंगे, ड्राई स्टेट में आयंस नहीं बनते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव हो, वो सिर्फ आपके लिक्विड स्टेट में बन जाएंगे, ड्राई स्टेट में नहीं बनना। ये फिक्स फॉर्मूला है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, राइट। ये देखो H पॉजिटिव आयन में जब पानी में घोला जाएगा तो H3O पॉजिटिव। अब बोलोगे ये H3O पॉजिटिव क्या है जी, क्या है ये H3O पॉजिटिव, कुछ नहीं है। H पॉजिटिव को प्लस H2O में मिलाएंगे तो H3O पॉजिटिव बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, राइट। देखो ये रहा, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो अगर लिक्विड स्टेट में है तभी आयंस फॉर्म होंगे, और आयंस फॉर्म होंगे, ये एक और चीज याद रखना, लिक्विड स्टेट तो आयंस, आयंस तो एसिड या बेस अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आयंस डिसोसिएट नहीं हुए तो जो प्रॉपर्टी है वो भी शो नहीं होगी। अगर आयंस नहीं बने तो एसिड बेस की प्रॉपर्टी भी शो नहीं होगी। देख लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं क्या है। जैसे ये ड्राई HCl गैस है ना, जब ड्राई HCl गैस होगी तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, और जब HCl सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्वस हो गया, वाटर ऐड हो गया, बताया था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक। एक्वस हो गया मतलब कि उसमें लिक्विड ऐड हो गया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सी वाली, एसिड वाली, क्योंकि एसिड की बात हो रही है ना, तो एसिड की। इसी तरीके से जो बेस है वो भी टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। चाहे वो KOH हो तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव हो गया, Mg हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, ये याद रखना है। और जो वाटर में सॉल्युबल बेस का एक और नाम क्या है, एल्कली। क्या, एल्कली। एल्कली क्यों बोल जाते हैं उसको, क्योंकि बेस वाटर सॉल्युबल होता है, इस कारण उसका एक और नाम पड़ गया एल्कली। और एक और नाम मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि बेस का एक और नाम होता है एंटा एसिड। तो अब तक हमने 3 नाम पढ़ लिया, बेस, एल्कली और एंटा एसिड। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो बेस वाटर में घुल जाएंगे उसको एल्कली बोल देंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं, उनको एल्कली नहीं बोलेंगे। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव इन नेचर। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो खाने पीने लायक हो उन्हीं को खाया पिया जाता है, सबको खाया पिया नहीं जाता है। सोचो कि भाई इसमें तो बेस है तो पी लो, कहीं सोप सॉल्यूशन पी लो, सोप में भी तो बेस होता है, डिटर्जेंट में भी बेस होता है, तो उसको पी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए, एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो इसका जो, बस ये एक तरीके से तुम्हें दिखा दिया ये बना के, बॉक्स बना के, कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेंगे, और जो बच गया H और OH, HOH बन जाएगा क्या, वाटर। सिंपल, याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं एक और एक्टिविटी की।
10 ml वाटर ले लेना है बीकर में और फ्यू ड्रॉपलेट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, स्वेल कर लेना। टेक द बेस, टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर को टच करोगे तो हमने क्या करा है, वाटर ले लिया और धीरे 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 H2SO4 डाला। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अरे रुक जा भाई, ये और भाग जाता है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड कर रहे हैं एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए, क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे हमने वाटर लिया और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके क्या डाल रहे हैं, एसिड, ताकि ये एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे, एसिड ले लेते और उसके अंदर वाटर डालते ड्रॉप ड्रॉप करके उसको डाइल्यूट बनाने के लिए? क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं है तो कमेंट करके बताओ क्यों, और अगर है तो भी बताओ कि क्यों। अगर नहीं पता तो अपने टीचर से स्कूल में पूछ के आना। जब हम पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं तो किस टाइप की रिएक्शन होगी ये, एक्सोथर्मिक। कौन सी, एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व होगी और बीकर क्या हो जाएगा, वार्म, गरम, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो वो भी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, याद रखना। The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. Care must be taken while mixing this वही नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे HCl हो। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. लगातार हिलाते रहना है और डालते रहना है। If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to spill out and cause burn. वैसे मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया है, क्या पता आपको नहीं समझ आए तो पूछ के आना। मतलब वाटर को हम डायरेक्ट एसिड में नहीं मिला सकते, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो बहुत तेज़ी से गर्म होगा और सारा का सारा सॉल्यूशन बाहर निकल आएगा और आपके हाथ को जला देगा और आप अपने आप को हार्म कर लोगे। द ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है, ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। जैसे 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 एसिड को डालते जाएंगे किसमें, विद वाटर के साथ में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन क्या है, वो कम होते चले जाएंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, डाइल्यूशन। क्या कहेंगे, डाइल्यूशन। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो पर यूनिट जो कॉन्सेंट्रेशन है, पर यूनिट उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। पहले क्या ऐसा था, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन बन जाएगा डाइल्यूटेड। फिर से ये एसिड बेस कैरेक्टर कौन कौन शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, और कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, ये सारा का सारा आपको बताना है। वाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बता ही दिया कि एक्वा सॉल्यूशन जब होता है, लिक्विड स्टेट में जब होता है तभी आयंस बनते हैं और आयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि आयंस नहीं बने हैं और आयंस नहीं बनेंगे तो एसिड बेस अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रू प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते हैं। उसके बाद वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसका उल्टा करा, वाटर को एसिड में डालने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा हाईली एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और द सॉल्यूशन विल स्पिल आउट फ्रॉम द बीकर और द बीकर में एक्सप्लोड ऑल्सो, बीकर ही फट सकता है। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चाहे H3O की बात करें चाहे हम OH नेगेटिव की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डालेंगे
तो हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ जाएंगे, वाटर डालेंगे तो घट जाएंगे, इतना याद रखना है। सॉरी, जब एसिड या ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालेंगे, चाहे हाइड्रोक्साइड डालेंगे, चाहे बेस डालेंगे तो घट जाएगा, वाटर के अंदर डालेंगे तो। अगर हम ज़्यादा बेस डाल देते हैं या एसिड को एसिड में मिला रहे हैं, बेस को बेस में मिला रहे हैं, तो OH नेगेटिव या H पॉजिटिव की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़े। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, ये किससे पता लगता है? एक ही चीज है, कौन बताएगा? इंडिकेटर, 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 ठीक है, इंडिकेटर ही बताएगा। यहाँ मेन चीज क्या है? pH। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH स्केल। pH स्केल पूछ लेगा ना, pH स्केल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। और जो P इन द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर। P का मतलब ही क्या है? पावर। पावर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14, जैसे 0 एसिडिक, 14 बेसिक। ये यार पिछली बचपन की क्लासों में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, बस मैं एक ओवरव्यू आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा वैल्यू ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा बेसिक, उतना ज्यादा बेसिक, 0 से लेके 14 तक। और ये एक नाम याद रखना है, 7 नंबर। 7 नंबर मतलब न्यूट्रल, 7 नंबर मतलब न्यूट्रल, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। टेबल 2.2 में आपको सारे के सारा टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2 में आपने देखा था ना, सारे HCl था, HNO3 था, CH3COOH था, वो सारे। अब आपको एक ये काम करना है, सारे के सारे कलर pH का देखो, जितने भी क्या है एसिड्स एसिडिक है वो ऑलमोस्ट पिंक रेड कलर, पिंकिश रेड कलर आपको दिखा देंगे। और जितने भी NaOH OH तुम्हें तो जहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिखाए वो ब्लू कलर, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है और NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्ट रेड और ये ब्लू कलर। बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि NCERT में पूछा है तो इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। किसकी? pH वैल्यू और नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखो, सलाइवा बिफोर मील और आफ्टर मील, लेमन जूस, सिट्रिक एसिड, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कैरेट जूस, ये भी खट्टा मतलब एसिडिक, कॉफी में भी एसिडिक, टोमेटो जूस एसिडिक, टैप वाटर आपका वेरी कर सकता है 6 to 7 रेंज में, और ये हो गया ब्लू और रेड कलर, ठीक है। ये सारे आपको बता दिया। गैस्ट्रिक जूस आपको पता होना चाहिए, लेमन जूस आपको पता होना चाहिए, प्योर ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम पीते हैं कब? जब पेट में ज्यादा एसिडिटी बनती है तब। ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, 14, और ये OH हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन इन pH पेपर, कलर्स आर ऑन अ रफ गाइड। ये बस आपको बता दिया है, ये जैसे मैंने बताया रेड टू ब्लू। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा नंबर प्रेजेंट होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce say different amount of hydrogen ion. Acid that give rise to more H positive ion are called strong acid, or that give less H positive ion are called weak acids. मैंने आपको वैसे शॉर्टकट में बता दिया है, HCl, HNO3, एक सेकेंड, HNO3, H2SO4, बस ये 3 आपको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंस ये पूछ लेता भाई, ये पेपर में अभी जब हाफ ईयरली पेपर हुए कई बच्चों के, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आप एग्जांपल देके बताएंगे।
ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें से कोई एक, दो या तीनों के तीनों पूछ लेता है। 3 पॉइंट पूछेगा तो तीनों बता देना, 1 पॉइंट पूछेगा तो 1 बता देंगे, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वर्क करती है विद इन द पीएच ऑफ 7 to 7.8, 7 to 7.8 मतलब न्यूट्रल से बेसिक रेंज में अच्छे से वर्क करेगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ दिस पीएच चेंज, मतलब 7 से 7.8 तक का सिर्फ हमारे पास मार्जिन कितना है 0.8 का, वो भी बेसिक साइड। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब कहते हैं ना एसिड रेन उसके अंदर हो गई है तो उसमें क्या क्या मिल जाते हैं, ज्यादातर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिली होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनने का खतरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड बनने का खतरा होता है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन है ना ये सारी इसलिए। तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. क्योंकि उनको भी जिंदा रहने के लिए कैसा सॉल्यूशन चाहिए, या तो न्यूट्रल हो या फिर थोड़ा सा बेसिक हो, तभी वो सर्वाइवल कर सकते हैं। उसके बाद द एटमोस्फेयर ऑफ, ये याद रखना भाई, जो वीनस है, वीनस का जो एटमोस्फेयर है इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है उस प्लेनेट पे, तो वहां पर रह सकते हैं क्या, ये आप बताना किसमें, कमेंट करके। और कई लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते। अरे भाई पूरा वीडियो देखते हो, इतनी मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी यहाँ पे फ्री में पढ़ाई जा रही है, तो सब्सक्राइब करके रख लो। फिर कहते हो चैप्टर बताया था, कराया था, हमें तो पता ही नहीं लगा, हमें तो पता ही नहीं लगा। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखो अभी अब हम पढ़ के आए हैं किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए बस एसिडिक नेचर ना हो कम से कम, है ना, तो या तो न्यूट्रल या थोड़ा सा हल्का सा बेसिक की तरफ तो अच्छा होता है। सेम ही यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट, सॉइल को कलेक्ट करो और पीएच उसको देख सकते हो आप, जैसे कि ये आपका बता दिया है। उसके बाद उसके फिल्टरेट को देख लेना, तो यहाँ पे आपका आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन दिस रीजन क्या होना चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, एक बार इसको अपने से खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आए तो बता देना, कमेंट में बता दिया जाएगा। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी बताया ज़्यादा पीएच एसिडिक होगा तो हमें एसिडिटी होती है, हमें कैसा रखना है, बेसिक में भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना पचाने के लिए जो गैसेज निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसमें, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अगर किसी को ये पता है कि स्टमक को हार्म क्यों नहीं पहुंचता जब HCl निकल रहा है, ऐसा क्या है स्टमक के पास, कौन बचाता है स्टमक को, तो मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं आप लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है कि नहीं। ड्यूरिंग इंडाइजेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। वही जलन वगैरह, खट्टी डकार, मिचली, ये सब आने लगते हैं। इस पेन से बचने के लिए लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। बता चुका हूँ यार, 3 बार बता चुका हूँ एंटासिड क्या होते हैं। वन सच रेमेडी सजेस्टेड बाय यू इज बिगनिंग इन द चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, अभी बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेंगे या माइल्ड बेस को हम घोल के पी लेंगे। ये सब क्या करेंगे, जो एसिडिटी है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से नीचे होगा तो देखो एक चीज बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ। अगर कोई भी चीज एसिडिक है, उसके अंदर हमने कुछ भी चीज डाली, वो उसको गला देता है, सड़ा देता है। तो अगर ये 5.5 रेंज है, क्या है 5.5, मतलब कैसा हो गया है, मीडियम एसिडिक। अब एसिडिक में क्या है, दांत जो है, टीथ, वो डिके होने लगेगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। अब यही है टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जो हमारी परत होती है ना, जिसको कई लोग क्या करते हैं कि दांत साफ कराने के चक्कर में इसको हटवा लेते हैं, यही हट जाती है तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दांत साफ करवाने से पहले अच्छे डेंटिस्ट की सलाह ही लेनी चाहिए। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होती, बट इज कोरोडेड व्हेन द माउथ, जब पीएच है वो 5.5 से नीचे हो जाए।
तो मैंने बताया ना, एसिड जो है वो उसको गला देता है, इंग्लिश में कहेंगे उसको कोरोड, ठीक है, कोरोजन, कोरोड, वहीं से। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द बॉडी आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज कॉल्ड is to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic for cleaning the tooth to neutralize the excess of acid and prevent the tooth decay। बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद में आपको कुल्ला कर लेना चाहिए। अगर एटलीस्ट आप ब्रश नहीं कर सकते तो माउथ वॉश ही कर लीजिए। माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं या आप सिंपल पानी से कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, तो जो हमारा खाना खाने के बाद एसिडिक मीडियम बना होता है उसको वो क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। या फिर जो हम कहते हैं ना चीनी वगैरह खाते हैं, शुगर, ठीक, तो शुगर को डिकम्पोज करने पे जो एसिड माउथ में जो भी हमारे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो जब शुगर को तोड़ते हैं, ठीक, तो हमारा जो मीडियम है वो कैसा बन जाता है, एसिडिक, जो कि हमारे मुंह के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखो मैंने एक चीज आप पढ़ोगे, खैर आगे ही पढ़ोगे थोड़ा सा, कि जब भी कोई भी प्लांट है या एनिमल है, बाय नेचर उनको कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप किसी भी मधुमक्खी को छेड़ेंगे तो क्या लगेगा आपको, डंक, स्टिंग, जैसे कहते हैं स्टिंग। आप में से कई लोग स्टिंग पीते भी होंगे, ठीक है। तो स्टिंग जो है, डंक जब लगता है तो एकदम क्या होती है, इरिटेशन होती है, पेन होता है, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे चीटा काट ले, आंट बाइट लग जाए तब भी, चाहे स्कॉर्पियन बाइट हो जाए तब भी, ये सारे के सारे सब जो भी है बाय नेचर, इनको एक चीज प्रेजेंट है, क्या, इनके स्टिंग में, जिसको हम माइल्ड जहर बोल देते हैं, ठीक, कौन सा वाला एसिड, मिथेनोइक एसिड। कौन सा, मिथेनोइक एसिड, ये याद रखना। अब हम क्या करते हैं, अब ये एसिड है, अगर उसको बेस से ट्रीट कर दिया जाए, बेकिंग सोडा उस जगह लगा दिया जाए तो हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग। जितने भी स्टिंग है ना, चाहे आंट बाइट का हो, चाहे स्कॉर्पियन का हो, किसी भी चीज का, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मिथेनोइक। खैर अभी आगे पढ़ोगे तो इजीली, हनी बी का भी हो, कोई सा भी। देखो ये नेचर में एक पौधा नेटल, अगर इसकी पत्तियों से अगर हम टकरा जाते हैं, गलती से भी टकरा जाते हैं, तो क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है, इचिंग होने लग जाती है। अगर ये क्या है, देखो एक्सीडेंटली भी हो जाए तो मिथेनोइक एसिड इसमें से निकलता है। लेकिन इसके साथ में ही, इसकी बगल में ही एक प्लांट होता है, डॉग प्लांट, अगर इसको रगड़ ले तो जो इसका एसिडिक नेचर है वो इसको धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। और क्यों कर देता होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बेसिक। ये आपको याद कर लेना है, टेबल 2.3। विनेगर में आपको क्या होता है, विनेगर जो घर का, क्या, सिरका। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिन में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर खट्टा, कर्ड लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लेमन सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग जितने भी हैं वो मिथेनोइक एसिड। और आप लोग स्टिंग, जितने भी स्टिंग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मिथेनोइक एसिड। और आप लोग स्टिंग बहुत अच्छे से पीते होंगे, ठीक है जी। तो ये सब क्या हो गए, ये सारी चीजें। अब आता है सॉल्ट। जब हम एसिड और बेस को मिला दें, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट सिंपल है। देखो ये फैमिली है, ये एक एक्टिविटी दे दी है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इनमें से आपको क्या निकालने हैं, एसिड एंड बेस। एसिड बेस किस किस से मिलके बने हुए हैं, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे कि कोई सा भी ले लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट का ले लेते हैं, K2SO4। ये किस किस से मिलके बना होगा, ये मिलके बना होगा किससे, KOH प्लस H2SO4, ठीक है, KOH प्लस H2SO4। तो इसका जो एसिडिक पार्ट हो गया वो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और जो बेसिक पार्ट हो गया वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आपको इसे सेपरेट कर लेना है।
ये आप कर सकते हो आराम से। अब इनकी सॉल्ट फैमिली बना देनी है। क्या जितने भी सल्फेट हैं जिनके पीछे SO4 आए वो सारी की सारी सल्फेट फैमिली। कौन सी? सल्फेट फैमिली। जिसमें सोडियम आ रहा हो वो सारे के सारे सोडियम फैमिली, और जिसमें पोटेशियम आ रहा हो वो सारे के सारे पोटेशियम फैमिली, बस। और जिसमें क्लोरीन आ रहा हो वो क्लोराइड फैमिली, बस। ये सारे के सारे आपको कर लेने हैं। उसके बाद कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट दिस, ये सारे के सारे, ठीक। वाटर में आपको सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। एक्शन ऑन द पीएच, सिंपल है यार, जो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर एसिडिक पार्ट है तो एसिडिक नेचर में क्या होगा, पीएच पेपर रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेस में, और न्यूट्रल या नो कलर चेंज होता है किसमें, न्यूट्रल में, कलरलेस या नो चेंज, क्या बोल देंगे, नो चेंज। देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच 0. with pH value of 7. On the other hand, salts of strong acid and weak bases are acidic with pH less than 7. Those of strong base and weak acid are basic in nature. अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन हुई है तो बेसिक नेचर बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो एसिडिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल, बस। सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये गांधी जी के बारे में बता दिया है कि कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि ये किससे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो कैसा न्यूट्रल चीज बनाएंगे, क्या, सोडियम क्लोराइड। देखो, ना हम इसे खा सकते ना हम इसे खा सकते, लेकिन इन दोनों को मिलकर जो चीज बनी है सोडियम क्लोराइड, वो हम खा सकते हैं, ठीक है। ये दांडी मार्च वाली। और सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, यही नहीं है, इस सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होता है। जो सी वाटर होता है उसमें बाकी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड होते हैं, है ना, बहुत सारे। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो कि रॉक सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तभी वो काला काला नजर आता है। जब उसको और केमिकली प्रोसेस किया जाता है तभी वो बिल्कुल चमकदार सफेद सफेद नजर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कोल की तरह इसको माइन किया जाता है। ये महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब कॉमन सॉल्ट जो है वो खाने में काम आता है, किससे बनता है, NaC, और हाँ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी रहेगी, ये याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When electricity is passed through aqueous solution, aqueous solution से ही पास क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि aqueous solution में पास होगा तभी आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। It decomposes to form सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये याद रखना। The process is called chlor-alkali process because the product form is chlor is for chlorine, alkali for sodium hydroxide, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एन एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, देखो कैथोड पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, एनोड पे सिर्फ क्लोरीन गैस। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। ये आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के दिखा दिया है। ब्राइन सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंटेनिंग NaOH यहाँ से निकल रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से ऐड किया जा रहा है। अब वाटर ट्रीटमेंट, जो भी हमें वाटर को ट्रीट करना है वो यहाँ से एंटर कराया, उसमें से आपकी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई हैं और NaOH भी हमें बाहर से मिल जाएगा। अब क्या है, ये देखो एक चीज, ये पेपर में पूछ सकता है क्लोरो-एल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोरो-एल्कली प्रोसेस क्या है। हमने जब NaCl को पानी के साथ ट्रीट किया तो हमें NaOH मिलता है, Cl2 मिलता है और H2 मिलता है, यही हमारा क्लोरो-एल्कली प्रोसेस है। और ये आपका उसका डायग्राम हो गया। बस एक साइड देखो, सिंपल है, एनोड कैथोड, ठीक। एनोड पे हमारी एक चीज तैयार हो रही है, क्या, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पे, और कैथोड साइड में 2 चीजें H2 और NaOH। NaOH यहाँ से ले लिया,
और H2 गैस है तो वो ऊपर से उड़ जाएगी, Cl2 भी यहाँ से उड़ जाएगी। बस इस तरीके से हमारा ये पार्ट 1 खत्म है। इसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाएंगी, प्रिपरेशन। मैं प्रिपरेशन आपको अच्छे से करा दूंगा, एक बार में अच्छे से कर लेना, क्योंकि लगभग 1 आवर होने वाले हैं और ये प्रिपरेशन आपको कम से कम आधा घंटा और लगेगा। प्रिपरेशन के लिए हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, मात्र 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन करेंगे। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जिसको नहीं पता उस तक तो ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। चैप्टर 1 पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो चैप्टर 1 पढ़ लेना। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। और मेरे को एक चीज़ और कमेंट में बताना कि क्या मैं चैप्टर 3 बताऊं या फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करूं या बायो का स्टार्ट करूं, तो वो भी मुझे बता देना, या सीक्वेंस में ही चलना तो भी बता देना। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है वो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, सिर्फ एक्सरसाइजेज रह गई हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो इसी चैनल पर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो एक बार सारी वीडियोस आप चेकआउट कर लें। और यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 हम करेंगे। याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।